हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक होंगे। मुझे लगता है आज आप थोड़ा पहचान नहीं पाएंगे, वही हूँ। ठीक है, डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धौराहाट। और घर पे ही करना पड़ा, ज़्यादा छोटा हो गया तो जो है। अब जो है आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। बीएससी 1 के लिए हमने जैसे कि बात की थी जून क्लास में भी बात की थी थोड़ा सा वर्क की, कि वर्क क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, उसी को थोड़ा सा मैं आज, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जूम क्लास में नहीं जुड़ पाए थे तो मैं यूट्यूब के थ्रू कुछ और बच्चों तक पहुंच हो जाए तो मैं उसको थोड़ा सा फिर रिपीट करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो देखिए होता क्या है कि हमारे पास कोई गैस है, मान लेते हैं गैस का प्रेशर वॉल्यूम वर्क की हम बात कर रहे हैं। तो गैस का प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे होगा बेटा, कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये प्रोसेस होगा क्या, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो करेंगे हम, एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो गैस एक्सपेंड होगी, मान लेते हैं पहले ये गैस का पिस्टन यहाँ पे था तो वॉल्यूम कम रहा होगा। अब ये यहाँ से पिस्टन को खींचकर हम यहाँ पर ले आए, स्टेप 1 से स्टेप 2 में ले आए, तो यहाँ पर आने में गैस एक्सपेंड हो गई। और ये प्रोसेस हमने कैसे करनी है बेटा, ये प्रोसेस हमने करनी है रिवर्सिबल वे में। रिवर्सिबल वे में मीन्स ये प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो प्रोसेस जो है इनफिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में पूरी की जाए, इनफिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में पूरी की जाए, तो वो प्रोसेस जो होती है वो रिवर्सिबल कहलाती है। मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में, बहुत अनंत छोटे छोटे स्टेप्स में इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाए, थोड़ा सा ऊपर किया, फिर थोड़ा सा, और इतना स्लोली ये प्रोसेस होती है कि इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। एक तो रिवर्सिबल होनी है, ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। दूसरी कंडीशन क्या रखनी है कि आइसोथर्मल करना है प्रोसेस को, मींस कि गैस एक्सपेंड जब हो रही हो तो टेम्परेचर चेंज ना हो। एक्चुअली 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें हमारे पास होती है, एक तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हम प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं। ये तो कोई 2 चेंज करते हैं और एक को कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। तो शुरू में इसका प्रेशर P एक्सटर्नल होगा, मतलब P गैस, स्टार्टिंग प्रेशर P होगा, और फाइनल प्रेशर P2 या P1 ले लें, ये P2 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लोली होती है तो प्रेशर का चेंज महसूस ही नहीं होता, धीरे धीरे होता है, तो प्रेशर थोड़ा थोड़ा कितना चेंज हो रहा है वो पता नहीं चलता। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं प्रेशर, जो प्रेशर की वैल्यू हम यहाँ लगाते हैं वो इनिशियल प्रेशर लगाते हैं, इनिशियल प्रेशर P1 यूज़ करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर हो रही होगी तो हम P2 यूज़ करते हैं, फाइनल प्रेशर यूज़ करते हैं। ये याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में आपको कंपटीशन में काम जो है आएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल प्रेशर न्यूमेरिकल्स में यूज होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल प्रेशर यूज होता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं P = W - P डेल्टा V। यहाँ पे ये P कौन सा होगा, इनिशियल प्रेशर, याद रखें यहाँ पे ये P कौन सा होगा, इनिशियल प्रेशर। और अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती तो ये P कौन सा लेते,
फाइनल प्रेशर। डेल्टा वी तो V2 माइनस V1 लेंगे, लेकिन P जो है वो दोनों में से एक लेना पड़ेगा, या तो ये या ये। तो रिवर्सिबल में ये वाला यूज करते हैं और इरिवर्सिबल में ये वाला यूज करते हैं, याद रखेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दें, P डेल्टा V, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT, तो यहाँ से P इक्वल्स टू क्या आएगा, P इक्वल्स टू आएगा, या 1 मोल के लिए हम ले लें RT हो जाएगा, 1 मोल के लिए क्या ले लें RT हो जाएगा, n को छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा RT अपॉन V, RT अपॉन V। P की वैल्यू इक्वेशन इसमें लगा दें, P की ये वैल्यू, P की जगह हम क्या लिखते हैं RT अपॉन V, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस RT अपॉन V इंटू डेल्टा V। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस RT डेल्टा V अपॉन V, ये लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं। W इक्वल्स टू RT अपॉन V था, हमने लिख दिया RT इंटू डेल्टा V अपॉन V। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब यहाँ ध्यान दें, वर्क का हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, क्योंकि वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है। माइनस RT, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इनका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक इंटीग्रेशन करना है, और ये होगा डेल्टा V अपॉन V। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन होगा नहीं, यानी कि ये बाहर आ जाएंगे, माइनस RT बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है। V1 से V2 किसका इंटीग्रेशन, डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा V अपॉन V, अगर कोई कहीं कोई कंडीशन है और उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ फाइनल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू, या ln फाइनल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू। तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस RT ln V2 अपॉन V1। ये याद रखेंगे कि जो डेल्टा V और V का इंटीग्रेशन होता है वो ln फाइनल ओवर इनिशियल होता है, ठीक है। तो ये आपका एक डेरिवेशन हो गया, किसका, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है। कि आपको R चाहिए, T चाहिए, V2 और V1। अगर हम ln यानी कि नेचुरल लॉग को 10 डेज लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास आएगा W इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग 10 V2 अपॉन V1, क्योंकि नेचुरल लॉग को 10 डेज लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्योंकि हमें मालूम है एक चीज़ और, ये न्यूमेरिकली यूज होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। हम जानते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो P1 अपॉन P2, यहाँ से देखें P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू आएगा V2 अपॉन V1, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू आएगा V1, ये बॉयल्स लॉ है, V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2। तो एक इक्वेशन और बन जाएगी, इसको यूज करते हुए V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू हो जाएगा W इक्वल्स टू माइनस का 2.303 log 10 ना RT log 10 P1 अपॉन P2। ये दो आपके वर्क के फॉर्मूले हैं, ये 1 मोल के लिए होगा, लेकिन अगर n मोल है तो यहाँ पे nRT हो जाएगा, बस n मोल है तो 2.303 nRT P1 अपॉन P2। तो ये आपकी वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात करते हैं। अब इसको आप पूरी तरह याद कर लेंगे, समझ लेंगे कैसी डेरिवेशन करना है, ये आता है डेरिवेशन। अब हम इसको थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे बेटा, कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर होगा तब क्या होगा, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होगी बेटा, इसको 1 से 2 में ले जाना है तो सडनली ले जाएं, एकदम से सट से उठा के ऊपर कर दें, तो प्रेशर पहले P1 था, अब फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक है। सडनली हमने कर दिया, इरिवर्सिबल हो गया। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम ये प्रोसेस इरिवर्सिबल करते हैं, उस केस में ये प्रोसेस आइडियल नहीं होगी, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस नॉन आइडियल होती है, ठीक है, प्रैक्टिकली होती है। तो अब हमारे पास वर्क डन फिर से वही आएगा,
W इक्वल्स टू होता है माइनस पी डेल्टा V। यहाँ पे P कौन सा लेंगे, P2 लेंगे, यानी कि W इक्वल्स टू माइनस P2 डेल्टा V। यहाँ पे P1 नहीं लेंगे, और यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ PV इक्वल्स टू NRT या RT वाला रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट use because this is not an ideal process, cannot use because this is not an ideal process, that's why जो वर्क डन होगा वो यही आएगा फाइनल, इसका और आगे डेरिवेशन नहीं होगा कि ये फाइनल प्रेशर इनटू डेल्टा V, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में फाइनल प्रेशर इनटू डेल्टा V। अब यहाँ पे हमने ध्यान क्या देना है कि गैस का एक्सपेंशन हुआ, एक बार रिवर्सिबल हुआ, एक बार इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आपका वर्क डन क्या था, W इक्वल्स टू माइनस P1 डेल्टा V, P1 डेल्टा V। P1 यानी कि मैंने कहा था रिवर्सिबल में प्रेशर पहला वाला यूज करते हैं और रिवर्सिबल में प्रेशर फाइनल वाला, तो ये रिवर्सिबल वाला वर्क डन है, ये इरिवर्सिबल वाला। देखिए गैस को आप एक्सपेंड करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन में होगा क्या, शुरू में प्रेशर ज़्यादा होगा, फाइनली प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि P2 कम होगा, डेल्टा V तो वही का वही है V1 से V2, लेकिन यहाँ प्रेशर कौन सा यूज कर रहे हैं, इनिशियल, यहाँ प्रेशर कौन सा यूज कर रहे हैं, फाइनल। तो जब एक्सपेंशन होगा तो ये वाला प्रेशर ज़्यादा है और ये वाला प्रेशर कम है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए ये यहाँ प्रेशर 100 था, अब प्रेशर कितना हो गया 50, तो यहाँ 50 इंटू डेल्टा V करेंगे, यहाँ 100 इंटू डेल्टा V करेंगे। बात को समझना, यहाँ 100 इंटू डेल्टा V दोनों में सेम है, यहाँ 50 इंटू डेल्टा V, यानी कि ये वर्क कम होगा और ये वर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है उसमें इनिशियल प्रेशर यूज किया जाता है, और जो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है उसमें फाइनल प्रेशर यूज किया जाता है। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है, मैक्सिमम वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क डन होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे इसको एक तरह से और समझाता हूँ मैं आपको ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ से समझाता हूँ, ये हम हटा देते हैं, समझ गए। अब ये ग्राफ से कैसे समझेंगे, देखिए वर्क डन जो है रिवर्सिबल में ज़्यादा होता है और इरिवर्सिबल में कम होता है। देखिए प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाते हैं, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम, इधर मैं प्लॉट कर रहा हूँ प्रेशर, इधर मैं प्लॉट कर रहा हूँ वॉल्यूम। मान लीजिए जो स्टेज 1 थी, ये स्टेज 1 थी पहले, तो यहाँ प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, जो ये गैस थी ना शुरू में, ये 1 में, यहाँ पे प्रेशर इतना था, P1 था और वॉल्यूम V1 था, ठीक है, इस सिचुएशन में। अब ये पहुँच गया यहाँ, तो आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ 2 में आ गया, 1 से 2 में आ गया, तो अब ये जो है ये आपका जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर मान लो कम हो गया इतना, ये P2 हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया, देखो बढ़ गया। तो इन दोनों को ऐसे मिला देंगे लाइनों को, ठीक है, इन लाइनों को मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आता है प्रेशर वॉल्यूम का, ऐसे, ये जो है ये ऐसा आएगा रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है। तो अब जो है यहाँ देखें तो ये एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो वर्क डन होता है, यानी कि ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक जो ये इसका एरिया होगा, ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने कहा कि अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल, तो इनिशियल प्रेशर यूज करते हैं P1, इनिशियल प्रेशर यूज करते हैं हम फॉर्मूले में, तो ये पूरा एरिया आएगा। लेकिन जो 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 इरिवर्सिबल होता है उसमें फाइनल प्रेशर यूज करते हैं P2, ये P1 हो गया। तो इसमें जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी उसमें इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे का एरिया वर्क डन दिखाएगा, ये इतना, ये देखिए। अब आप बताइए एरिया ये पूरा ज़्यादा होगा या ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा, ये यानी कि ये जो एरिया है ये इरिवर्सिबल के लिए है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल में यहाँ से लेके पूरा जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो वर्क डन होता है। और इरिवर्सिबल में इस पॉइंट, क्योंकि फाइनल प्रेशर हम यूज करते हैं, सडनली हम करते हैं तो प्रेशर सडनली चेंज होता है, तो जो फाइनल प्रेशर आएगा उसी को लेंगे। तो यहाँ से ये एरिया अंडर द कर्व जो होता है ये वर्क डन को दिखाता है,
ठीक है, समझ में आया? वर्क डन, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये एरिया, ये जो है ऐसा ऐसा वाला, ये इरिवर्सिबल है, और खाली ऐसा वाला जो है वो रिवर्सिबल, पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ऐसा वाला भी और ऐसा वाला भी, दोनों, ये यहाँ से ये पूरा एरिया अंडर तक वो वर्क डन को दिखाता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई, बहुत आसान है ये। अब हम बात करेंगे बेटा, वर्क डन हो गया, अब हम बात करेंगे एंथैल्पी की। एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी क्या है समझते हैं इसको। ठीक है, एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। याद रखें, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसका सम है? इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, इन दोनों का जो सम है इसको आप कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कह सकते हैं, बिकॉज वर्क इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कहें या प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहें, एक बात है, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको प्रेशर वॉल्यूम वर्क मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी मिलेगा, तो सेम थिंग। ठीक है, तो ये एंथैल्पी क्या है आप समझ गए। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अब देखें, हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है और ये दोनों भी स्टेट फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस कैन बी डिफरेंशिएटेड। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। जब दो का प्रोडक्ट होता है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? एक को कांस्टेंट करते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर दूसरे को कांस्टेंट करते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब पहले हमने पी कांस्टेंट रखा, वी को डिफरेंशिएट किया, और फिर वी कांस्टेंट रखा, पी को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज ऑफ वॉल्यूम इनटू प्रेशर प्लस चेंज ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ऐसे करके हम डिफरेंशिएट करने का ये वे है। लेकिन अगर हम यहाँ कंडीशन लगा दें, कंडीशन क्या लगा दें? एट कांस्टेंट प्रेशर कर दें तो डेल्टा पी विल बी 0। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसका चेंज क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा पी 0, तो डेल्टा पी 0 होगा तो डेल्टा पी 0 इंटू वी भी 0 हो जाएगा। ये जब ये डेल्टा पी की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू वी भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा पी 0 होगा तो वी डेल्टा पी इक्वल्स टू भी 0 होगा। तो ये सब 0 हो गया तो ये हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब हमने ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, ये एंथैल्पी चेंज की एक बेसिक इक्वेशन है, बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, बहुत जगह काम आएगी, इसके और फॉर्म्स में आपको अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे डेल्टा एच टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू माइनस पी डेल्टा वी होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू या क्यू माइनस पी डेल्टा वी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये वैल्यू यहाँ लगाते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी यही वाला है, क्यू माइनस, अब ये पी डेल्टा वी कैंसिल हो गया तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आया? डेल्टा एच इक्वल टू आया, डेल्टा एच इक्वल टू आया क्यू। वो भी कब? जब कांस्टेंट प्रेशर था पी कांस्टेंट था, तब डेल्टा एच इक्वल टू क्यू आया। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब इससे हमको डिफिनेशन एक और मिलती है कि एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व्ड। मतलब कि जितनी हीट किसी सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है या उस सिस्टम में से इवॉल्व होती है, कोई सिस्टम जैसे आग जल रही है तो उससे से कुछ हीट निकल रही होगी, तो कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम से जितनी हीट निकलती है या जितनी हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है वो सिस्टम के एंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है।
चेंज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बात आई? चेंज ऑफ एंथैल्पी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? चेंज ऑफ एंथैल्पी, क्योंकि H इक्वल टू क्यू नहीं है, डेल्टा H इक्वल टू क्यू है। तो चेंज ऑफ एंथैल्पी, कई बार ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंथैल्पी जो है वो हीट है, नहीं, एंथैल्पी चेंज हीट है। इज चेंज ऑफ एंथैल्पी इज हीट absorbed और evolved at constant pressure। ये आपको याद करना है, याद ना भी हो तो ये डेरिवेशन बहुत आसान है कि प्रूव दैट डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूपी भी आ जाता है क्वेश्चन, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूपी, बहुत आसान है ये। यहाँ से चलिएगा और यहाँ इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन लगा दें, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर दें और फिर ये निकल के आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंथैल्पी। तो आगे हम कल थोड़ा और बात करेंगे इससे। थैंक यू वेरी मच।